हेलो बच्चों, होमवर्क चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से करने वाले हैं अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इसके हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो हमारे रिक्त स्थान जिसमें हमें वैकल्पिक प्रश्न दिए गए थे उसको कंप्लीट कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। आज हम आगे से यानी रिक्त स्थानों से शुरू करेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम रिक्त स्थान देख लेते हैं, कौन कौन से रिक्त स्थान हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से रिक्त स्थान हैं, तो चलिए इनको करते हैं। सबसे पहले तो पहला देखिए, जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसको पहले हम बुक में देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, और बुक में देखकर ही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं ताकि हमें आगे भी ये ध्यान रहे। तो अध्याय 3, तो यहाँ पर जो पूछा गया है, जब बालू कण पूछा गया है, मतलब कि ये रेगिस्तान की बात हो रही है। और रेगिस्तान वाले हम जो हमारा पैराग्राफ है उस पर जाएंगे तो सबसे नीचे जो दिया हुआ है, नीचे वाली लाइन है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इसे देखिए, जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पूरे से मतलब नहीं है, हमारा जो आंसर है वो है लोएस, जो हमें खाली स्थान में भरना है, हमें इतना ही इसका ध्यान रखना है। अब इसको हम खाली स्थान में भर लेते हैं। तो ये जो हमारा ए वाला खाली स्थान है इसमें आ जाएगा लोएस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा है नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अवसादों के संग्रह से खाली स्थान का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम नदियों वाले पैराग्राफ पर और चलेंगे बुक में एक बार फिर से ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये आ गया हमारा नदी का पैराग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को हम देख लेंगे। क्वेश्चन है, नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अवसादों के संग्रह से। जब मुहानों पर यानी कि जब नदी की गति धीमी हो जाती है और जो नदी है वह कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, बट जाती है, तो हर वितरिका अपने मुहाने पर जो है अवसादों का संग्रह करने लगती है, उनका जमाव होने लगता है। तो उससे वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, जो यहाँ पर दिया गया है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो दूसरे में हमारा जो दूसरा खाली स्थान है इसमें आएगा डेल्टा। तो इसमें भर देते हैं हम डेल्टा। तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का खाली स्थान होता है। तो इसी पैराग्राफ में हमें देखना है, नदी वाले में ही। तो थोड़े से आगे चलेंगे और जो पहला ही पैराग्राफ है नदी के कार्य, इसको पढ़ेंगे। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। तो यही लाइन जो है हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसमें से एक शब्द छूटा हुआ है अपर्दन का, तो यही हमें भर देना है। तो हमारा जो रिक्त स्थान है वह पूरा हो जाएगा। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, तो इसमें आ जाएगा अपर्दन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डी वाला देखिए, भूकंप की तीव्रता। तीसरा वाला देखिए, भूकंप की तीव्रता खाली स्थान द्वारा मापी जाती है। तो इसके लिए हम चलेंगे भूकंप वाले पैराग्राफ पर, और बुक में साइड में आप देखेंगे आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, क्या आप जानते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता ही यहाँ पर पूछा गया है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, भूकंप की तीव्रता खाली स्थान द्वारा मापी जाती है। तो हमने पुस्तक में देख लिया है रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है, तो हम इसमें भर देंगे रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट वाला बचा हुआ है, भूपर पट्टी पर खुले हुए छिद्र जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो हमें चलना है अब भूपर पट्टी, वहाँ पर हमें देखना है। तो जो सेकंड पेज है हमारे अध्याय का, हमारी बदलती पृथ्वी का जो सेकंड पेज है, वहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन है, ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा ज्वालामुखी, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें भर देंगे हम ज्वालामुखी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पर खुले हुए छिद्र जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो ये हमारे रिक्त स्थान यानी प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर और उन्हें करते हैं हम हल। तो थोड़ा सा जूम और कर लेंगे हम, ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए और ठीक तरीके से आपको ये दिखाई दे। तो ज़रा सा जूम करने पर आप देखिए प्रश्न क्रमांक 7, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है। स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है। तो यहाँ पर जो पहला ही पैराग्राफ है उसी में हमको पढ़ना है और स्थलमंडलीय जो प्लेटें रहती हैं उनकी परिभाषा इसमें लिख देनी है। तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। इतना ही लिखेंगे, छोटी सी परिभाषा है, तो हमारा जो आंसर है वह कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 8, बालू डिब्बा किसे कहते हैं। जैसे ही बालू डिब्बा प्रश्न आपको आता है, पूछा जाता है, तो आप जो रेगिस्तान वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो रेगिस्तान में पवन अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बनाती है जिन्हें बालू का डिब्बा कहा जाता है। जैसे ही पवन चलती है तो जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं बालू के वह उसके साथ उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। जैसे ही हवा का जो बहाव है वह धीमा पड़ता है तो ये रेत नीचे गिरने लगती है, ज़मीन पर गिरने लगती है और एक छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करती है जिससे हम बालू का डिब्बा कहते हैं। चलिए आगे का देखिए, रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है। तो रेगिस्तान का पहला लक्षण तो यही है कि पूरे रेगिस्तान में जो है रेत और बालू पाई जाती है। हम रेत कह सकते हैं, बालू कह सकते हैं, यही पाई जाती है और हवाओं के द्वारा यानी पवन के द्वारा वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ियों का निर्माण होता रहता है जिससे कि उस क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये उसका मुख्य लक्षण है। तो इसी को हम लिख देंगे। रेगिस्तान का प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ पर मुख्यतः बालू या रेत पाई जाती है और पवन रेगिस्तान में अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। यानी पवन के द्वारा ही रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और छोटे छोटे टापुओं का निर्माण करती है। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो अंतर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं के कारण जो बल लगता है और जिसके कारण भूपर पट्टी पर जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं की व्याख्या हमें यहाँ पर करनी है, नाम लिखना है। तो अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कभी आकस्मिक गति होती है, कभी धीमी गति होती है और ऐसी गतियों से जब तेज़ गति होती है, आकस्मिक गति होती है, तो वहाँ पर हमें भूकंप या फिर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 11वां प्रश्न जो है इसमें पूछा जा रहा है आपसे ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर चित्र आपको बनाना है, तो चित्र हम देख लेते हैं ज्वालामुखी का। तो जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है नामांकित चित्र, नामांकित मतलब कि वहाँ पर आपको चित्र बनाना है, साथ में नाम भी आपको लिखना है। जैसे इस प्रकार देखिए पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर से ये गैसें निकल रही हैं, नीचे ये जो लावा है इसमें जब जो अंतर्जनित बल होता है वो कार्य करता है तो ये ऊपर की ओर आता है। तो देखिए साइड से भी ये निकास होता है जहाँ से लावा निकलता है, ये इसको निकास बेंट कहते हैं। ये परपट्टी है, ये मेंटल है, ये मैग्मा कोस्ट है, इसको मैग्मा कोस्ट कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको चित्र बनाकर लिख देने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्रमांक 12, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो ये भी पुस्तक में एक पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। वैसे इसको हम और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पुस्तक में दिया हुआ है छोटा सा ही मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आप भी इतना ही लिखिएगा और आप चाहें तो पूरा भी वहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो भूकंप के दौरान हमें घर के सुरक्षित स्थान जैसे कि रसोई गैस के काउंटर के नीचे या फिर मेज के नीचे तथा दीवारों के अंदरूनी कोने में आश्रय लेना चाहिए। ऐसी जगह पर आश्रय लेना चाहिए जैसे कि कोई जैसे कांच की अलमारियां हो गई, इनके नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएंगी।
और टूटती हैं तो फिर हमारे ऊपर गिर सकती हैं। तो ऐसी जगह पर हमें रुकना है जहाँ पर टूटने वाली चीज़ें ना हों। तो इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 13वां प्रश्न, विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प किसे कहते हैं? तो ये नदियों से संबंधित प्रश्न है। विसर्प नाम से ही आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि विसर्प में से हम बी हटा देंगे आगे का तो ये हो जाएगा सर्प, यानी सर्प किस प्रकार से चलता है उसको हम विसर्प कहते हैं। तो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, यानी मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर खेत हो गए ऐसे क्षेत्र स्थानों पर जाती हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं, तो वह मोड़दार मार्ग बहने मोड़दार जो मार्ग होता है उस पर बहने लगती है। सांप के आकार में, जिस प्रकार से सांप इधर उधर जाता है एक एंडुलेशन बनाकर, ठीक उसी प्रकार से नदी बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। जब ये लंबे लंबे मोड़ बनाती है तो इन्हें हम कहते हैं विसर्प। नदी आप देखेंगे तो एक छोटे जो है कभी सीधे में नहीं बहती है, इधर उधर यानी राइट साइड में विसर्प की तरह, सांप की तरह बहती है, तो उसी को हम विसर्प कहते हैं, यानी विसर्प का निर्माण करती है। तो जो बड़े मोड़ होते हैं उन्हें विसर्प कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपर्दन व निक्षेपण में क्या अंतर है? ये हमें अंतर बताना है। तो एक मोटा मोटा सा यदि हम समझें तो अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है जिससे कि मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी कटती है, जैसे जल बहता है या पानी के बहाव से जो कटाव होता है उसको अपर्दन कहते हैं, या फिर वायु पवन के द्वारा भी कटाव होता है, या बर्फ़ गिरती है तो उसके द्वारा भी कटाव होता है, तो उसे हम कहते हैं अपर्दन। और निक्षेपण का अर्थ होता है जमा करना। जब जो मिट्टी होती है जो कट जाती है, कटने के बाद पानी के साथ बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है और किसी दूसरे स्थान पर जमा होती है, तो उसको कहते हैं हम निक्षेपण। तो यही दोनों में अंतर हमें लिखना है। तो दोनों की हम यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे तो हमारा जो आंसर है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को, क्षय मतलब कि कटाव को अपर्दन कहते हैं। इससे मिट्टी का कटाव होता है। और वायु, जल आदि कटाव की हुई मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और एक जगह जमा करने लगते हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे वाला देखिए, उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों वाला जो पैराग्राफ है इसको हम पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आप पूरा भी लिख सकते हैं। मैंने हल्के शब्दों में कर दिया है ताकि आपको याद रखने में भी सुविधा हो और लिखने में भी आसानी हो। तो देखिए, जब नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, मतलब नदी उफान पर होती है या जो नदी का बहाव होता है उसका पानी अधिक होता है, तो वह अपने तटों से बाहर बहने लगती है और निकटवर्ती जो क्षेत्र रहते हैं, जो पास के क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और वहाँ पर जब बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ जो महीन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उनको बहाकर ले जाती है और खेतों में या फिर मैदानी क्षेत्रों में जमा करने लगती है। तो ऐसी मिट्टी और पदार्थों को हम अवसाद कहते हैं। और ये जब समतल हो जाते हैं तो ये बहुत उपजाऊ हो जाते हैं, खेती कृषि करने योग्य हो जाते हैं। तो इन मैदानों को हम इस प्रकार के उपजाऊ मैदान कहते हैं जहाँ पर फसल उगा सकते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिससे कि निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण निकट के तटों के निकट क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव होने लगता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा ये है 16वां प्रश्न। नदी अपने मार्ग में जल प्रपात का निर्माण कब करती है? तो जल प्रपात क्या होता है, हम यानी आसान भाषा में समझें तो आसान भाषा में जल प्रपात का मतलब होता है नदी का पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसको जल प्रपात कहते हैं। ठीक है, तो जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात बनाती है। यही हमें आंसर में इसके लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाइए।
तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते जो नदी है उसका जो प्रवाह होता है वह बहुत धीमा हो जाता है, बहुत धीमी गति से बहने लगती है और नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। नदी छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है, एक धारा इधर से निकल जाएगी, एक उधर से, मतलब नदी का जो है वह बंटवारा हो जाता है। जो मुख्य नदी रहती है वह कई धाराओं में परिवर्तित हो जाती है। कहाँ पर? समुद्र के पास में। और धीमी गति के कारण जो मलबा होता है, जो नदी के साथ पानी के साथ बहता हुआ मिट्टी जाती है, रेत जाती है, ये जो मलबा होता है वह इसके मुहानों पर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। और प्रत्येक मुहाने पर जो वितरिकाएँ होती हैं, जो छोटी छोटी धाराएँ होती हैं, ये अपने अपने मुहाने पर मलबे को जमा करने लगती हैं। और जब हम सभी मुहानों के अवसादों के जो संग्रह रहता है उसको संग्रह करके जोड़ते हैं तो उसको स्थान को हम कहते हैं डेल्टा। यानी नदी क्या डेल्टा कहाँ पर बनाती है? समुद्र के पास में बनाती है। तो वही हमें लिखना है यहाँ पर आंसर में। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी की धीमी गति के कारण मलबे का निक्षेपण होने लगता है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब इसका जो चित्र है ये पुस्तक में भी दिया हुआ है, तो पुस्तक से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए आप, ये जैसे यहाँ पर दिया है ये मुख्य नदी है और ये यहाँ पर जो है ये समुद्र है जो नीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं ये हैं वितरिकाएँ। और ये प्रत्येक जो धारा हैं अपने मुहाने पर देखिए मिट्टी का जमाव कर रही हैं, तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा। तो ये चित्र आपको इसमें बना देना है, तो आपका जो आंसर है वह कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न देखिए। आगे के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से बड़े हमें लिखना है क्योंकि ये अधिक मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो कहाँ से लिखना है ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। जैसे समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो हमें पूरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो और बाकी आपकी जो पुस्तक है उसमें स्पेस कम है, जगह कम है, तो वहाँ पर बन नहीं पाएगा। इसलिए आपको आपकी जो पुस्तक है अध्याय 3 में 16 पेज नंबर पर आना है। और यहाँ पर देखिए समुद्री तरंगे के कार्य ये दिए हुए हैं। ये जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से आपको समझ लेना है और अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, अन्यथा ऐसा कहीं ऐसा आप आंसर में इसको लिख सकते हैं, तो आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे वाला है हिमनद के कार्य। जो प्रश्न है 19वां, हिमनद के कार्य। तो इसी पैराग्राफ के नीचे देखिए आपको हिमनद के कार्य भी दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। पहले इसको समझिए और अपनी भाषा में तोड़कर इसको यहाँ पर आप आंसर अपना बना सकते हैं। चलिए, तो आपका ये जो चैप्टर था ये हो गया है कंप्लीट और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक कीजिए आप इंतज़ार। धन्यवाद।